नमस्कार, न्यूज स्टेट देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अंजीत और वक्त हो गया सबसे बड़ा मुद्दा का। कोरोना की बुरी खबरों के बीच बस उम्मीद ही बची है और 1 मई से 18 से 45 साल के लोगों का जो वैक्सीनेशन होने जा रहा है, कोरोना को मात देने में वही अब एकमात्र सहारा दिख रहा है, जिसकी तैयारियां शुरू हो गई हैं। वैक्सीनेशन के लिए रजिस्ट्रेशन शुरू हो गया है। यूपी और उत्तराखंड के निवासियों को वैक्सीन फ्री लगेगी। वहीं आज सबसे बड़ा मुद्दा में इसी पर होगी चर्चा कि क्या वैक्सीन लगने के बाद कितनी सावधानियां बरतनी होंगी, वैक्सीनेशन के बाद इस महामारी से बचने में कितना वक्त लगेगा, पहले दौर की बैठक में दवाई भी और कड़ाई भी का फॉर्मूला जो शुरू हुआ था वो क्यों नाकाम रहा। लेकिन पहले ये रिपोर्ट दिखाते हैं आपको। एक महामारी सब पर भारी, कोरोना की मार, एक्शन में सरकार। दूरी और दवाई, इसी में भलाई। मास्क हटा तो फैली महामारी। 1 मिनट की लापरवाही और आप संक्रमित। महामारी की मार, कोरोना 3,60,000 पार। तीव्र गति से फैलती महामारी पर लगाम कसने के लिए सरकार ने बंदोबस्त कर लिए हैं। सीएम योगी खुद पूरे ऑपरेशन की कमान संभाले हुए हैं। लापरवाह अधिकारियों पर कार्रवाई की चाबुक चलाई जा रही है। केंद्र सरकार ने भी वैक्सीनेशन को और तेज करने के लिए टीकाकरण के नियमों में बड़ा बदलाव किया है। 1 मई से देश में 18 वर्ष से ऊपर के लोगों को भी वैक्सीन लगाई जाएगी। तो वहीं जिस तेजी से सरकार कोरोना को मात देने में जुटी है, उसी तेज गति से कोरोना ग्राफ भी बढ़ रहा है। यानी कोरोना को मात देने के लिए दवाई भी और कड़ाई भी दोनों ही जरूरी हैं। टीम न्यूज स्टेट। 1 मई से सबसे बड़े वैक्सीनेशन अभियान को अंजाम तक पहुंचाना है। देश में कैसे चल रही वैक्सीनेशन की तैयारी, इस पर डालते हैं नजर। सबसे बड़े वैक्सीनेशन अभियान की तैयारी हो रही है। 18 साल से ऊपर वालों को वैक्सीन देना है। कोरोना काल में जिंदगी बचाने के लिए बस एक ही संजीवनी नजर आ रही है, वो है वैक्सीन। देश के अलग अलग शहरों में वैक्सीन की तैयारियां चल रही हैं। वैक्सीनेशन को लेकर यूपी सरकार भी बड़ी योजना पर काम कर रही है। वैक्सीनेशन के लिए रजिस्ट्रेशन यहां शुरू हो चुका है। यूपी सरकार ने सभी सरकारी अस्पतालों में मुफ्त वैक्सीन लगाने की बात कही है। लखनऊ में भी तैयारियां जोरों पर है। 1 मई से यूपी में 18 साल से ऊपर के लोगों को वैक्सीन लगाई जाएगी और इसके लिए राज्य सरकार की तरफ से तैयारियां पूरी हो चुकी है। इस वक्त मैं सिविल हॉस्पिटल के वैक्सीन सेंटर में हूं और यहां के इंचार्ज हैं डॉक्टर NB सिंह सर मेरे साथ। सर, 1 मई से देश के कई राज्यों में 18 साल से ऊपर के लोगों को वैक्सीनेशन की डोज दी जाएगी, वैक्सीन की बड़ी डोज दी जाएगी। अगर हम यहाँ की बात करें तो सर 1 मई को लेकर क्या कुछ तैयारियां हैं आप लोगों की? हम लोग अपने यहाँ 18 साल से ऊपर के भीड़ को देखते हुए हम लोगों ने 4 बूथ बनाए हैं वैक्सीनेशन के लिए। यहाँ पे जिससे ज़्यादा से ज़्यादातर लोगों को हम लोग कैटरिंग कर पाएँ। तो सर पूरी तरीके से फ्री होगा ये वैक्सीनेशन जो यहाँ पर होने वाला है? हाँ, ये हमारे यहाँ सरकारी अस्पतालों में ये वैक्सीनेशन टोटली फ्री होगा, मुफ्त होगा सभी के लिए। 18 साल से ऊपर जो भी होगा उसको हम लोग मुफ्त में वैक्सीनेशन कराएंगे। कोरोना के कहर से राजधानी दिल्ली में शमशान के लिए जगह कम पड़ने लगे। दिल्ली में वैक्सीनेशन अभियान को अंजाम तक पहुंचाने की बड़ी चुनौती है। क्या इस चुनौती को पूरा कर पाएगी सरकार? राजधानी में कोविड से हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं। ऐसे में दिल्ली वालों के लिए एक राहत की खबर है कि आज शाम से कोविड वैक्सीनेशन के लिए रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया आरंभ हो रही है, जो कि 18 साल से 44 साल के आयु वर्ग के बीच है। जो जिस तरीके के जो दिल्ली सरकार के वैक्सीनेशन के इंतजाम हैं वो किस तरीके के हैं, आप देखेंगे कि जैसे आप इस जगह पर ये वैक्सीनेशन सेंटर है और यहाँ पर ऑब्जर्वेशन रूम और वेटिंग रूम जैसी फैसिलिटी दी गई है। सोशल डिस्टेंसिंग को ध्यान में रखते हुए चेयर्स लगाई गई हैं ताकि जो वैक्सीनेशन के लिए जो लोग यहाँ पर आएँ वो कोविड संक्रमण की चपेट में ना आए। एक तो कोरोना मरीजों की देखभाल, ऊपर से अब वैक्सीनेशन का काम। दिल्ली में वैक्सीनेशन मिशन बहुत बड़ा है। वैक्सीनेशन की तैयारियों पर हमने वरिष्ठ अफसरों से चर्चा भी की। जो ये वैक्सीनेशन सेंटर के जो नोडल ऑफिसर हैं
वो यहाँ पर मौजूद हैं, हम उनसे बात करेंगे। और वो नोडल ऑफिसर डॉक्टर रवि शर्मा इस समय हमें यहाँ बात करने की कोशिश करते हैं, उनसे वो मौजूद हैं। सर नमस्कार। नमस्कार सर। ये दिल्ली सरकार का वैक्सीनेशन 18 से 44 वर्ग की आयु के लिए शुरू होने वाला है, तो किस तरह के इंतजाम हैं? देखिए, जिस तरीके से हमारे केसेस बढ़ रहे हैं आज दिल्ली में और पूरे भारत में केसेस बढ़ रहे हैं, तो उसकी एक स्ट्रैटेजी में से वैक्सीनेशन भी एक स्ट्रैटेजी है। और मैं दिल्ली सरकार का बहुत शुक्रिया अदा करता हूं कि 1 तारीख से उन्होंने 18 साल से ऊपर के सभी लोगों के लिए टीकाकरण खोल दिया है। तो हम लोगों की तैयारी पूरी है। हम लोग सभी जितने भी 18 साल से ऊपर हैं, जितने भी लोग हैं, उनका रजिस्ट्रेशन अपने यहाँ पर भी कराएंगे और लोग अपने आप से भी पोर्टल पे, जिस पोर्टल का नाम है कोविन पोर्टल, उस पे जाके अपना रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। कोरोना के संकट से कितनी जल्दी, कितने बेहतर तरीके से उबर पाएगा, ये देश में वैक्सीनेशन मुहिम की सफलता तय करेगी। और इसी पर बात करने के लिए मेरे साथ डॉक्टर के पांडे साहब जुड़ रहे हैं, सीनियर फिजिशियन है। डॉक्टर अनूप कुमार जी मेरे साथ जुड़ गए हैं, प्रोफेसर हैं सफदरजंग में। डॉक्टर आशीष जी मेरे साथ जुड़ गए हैं, जाने माने होम्योपैथी के डॉक्टर हैं। आप तीनों का बहुत स्वागत है। और साथ ही मेरे सहयोगी मानंद प्रताप सिंह जुड़ गए हैं, जो कि इस वक्त प्रयागराज से जुड़े हुए हैं। पहला सवाल डॉक्टर अनूप कुमार आपसे, अब ये लग रहा है कि एक आखिरी चारा है जो जिससे चेन टूट जाए, कोरोना खत्म हो जाए, वो वैक्सीन का है। क्या क्या सावधानियां बरतनी होंगी, क्योंकि 1 मई से वैक्सीनेशन शुरू होने जा रहा है? देखिए, बिल्कुल ये बड़ा ही ऐतिहासिक पल है जब 18 साल से ऊपर के सभी लोगों को वैक्सीनेशन दिया जा रहा है। तो कुछ सावधानियां बरतनी पड़ेंगी। जैसा पहले बताया था कि एज 18 साल से ऊपर होना चाहिए और प्रेग्नेंट वुमेन और लैक्टेटिंग वुमेन जो दूध पिला रहे हैं उनको नहीं जाना है। और अगर आपको बुखार है किसी तरह का या सिवियर एलर्जी है, कोई एलर्जिक रिएक्शन है किसी दवाई से, और जिसकी वजह से कभी आपको शॉक में या एनाफिलैक्सिस हो गया, उनको भी थोड़ा ज़्यादा ध्यान रखना है। जिन वैक्सीन लगवाने जाएं, कुछ खा के जाएं, खाली पेट बिल्कुल ना जाएं, हाइड्रेशन स्टेटस अच्छा रखें। और वैक्सीन लगवाने के बाद आपको आधे घंटे में ऑब्जर्व किया जाता है किसी भी तरह के साइड इफेक्ट्स के लिए। और हम देख चुके हैं 15 करोड़ लोगों को ऑलरेडी वैक्सीन लग चुकी हैं और कोई ज़्यादा साइड इफेक्ट्स किसी को भी नहीं हुए हैं। मामूली रूप से बुखार आ जाना, इंजेक्शन साइट पे थोड़ा दर्द हो जाना, थोड़ा हेडेक हो जाना, ये आम लक्षण है जो किसी भी इवन टेटनस के इंजेक्शन से भी हो सकते हैं जी। तो इसलिए अगर आप बिल्कुल बेखौफ होकर जाएं, वहां पर आधे घंटा वेट करें, वापस घर जाएं और घर जाके फिर आपको हाइड्रेशन अच्छा रखना है। अगर आपको कुछ भी तकलीफ होती है, अपने वैक्सीन सेंटर को प्लीज कांटेक्ट करके उसको रिपोर्ट करें ताकि वो उसका आगे देखभाल करें। ठीक है डॉक्टर अनूप, मैं लौट रहा हूँ आपके पास और दूसरा सवाल भी आपसे करूंगा। लेकिन डॉक्टर के पांडे साहब, मुझे एक बात तो बताइए कि आपको भरोसा है, जो आप जैसे लोग और भी सारे डॉक्टर्स हैं, कि एकमात्र वैक्सीन ही सहारा है, लगनी शुरू हो जाएगी तो कम से कम केसेस गिरने शुरू हो जाएंगे। वो डिफरेंस कितने दिन का होगा जब वैक्सीन से केसेस कम होना शुरू हो जाएंगे, वो कितना दिन लगेगा उसमें? देखिए, इसके 2 पहलू हैं। एक तो ये कि वैक्सीन जो काम करती है वो आज पहली डोज लगी, दूसरी करीब 28 दिन लगेगी। अब गवर्नमेंट ने 6 to 8 वीक्स कर दिया है। उसके 14 दिन बाद पूरी इम्यूनिटी आ जाती है। बीच के फेज में इम्यूनिटी कंप्लीट नहीं आती है। दूसरी चीज ये है कि जैसे ही 70% के आसपास टोटल इम्यूनाइजेशन हो जाएगा जी, इसमें ऐसे लोग भी हैं जो इन्फेक्टेड हैं, उनमें भी इम्यूनिटी करीब 4 महीने 6 महीने तक रहती है। तो जब 70% के आसपास जो पॉपुलेशन है वो वैक्सीनेटेड हो जाएगी या इन्फेक्टेड हो जाएगी, तब जाकर के हर्ड इम्यूनिटी रोल प्ले करेगी और तब जाके केसेस उसकी वजह से परमानेंटली कम होने शुरू होंगे। जैसे अमेरिका का आप देख लें तो अमेरिका में जैसे ही वैक्सीनेशन ज्यादा हुआ, 2.5 लाख से सीधे 50,000 पे केसेस आ गए। ओके सर, तो इसलिए ये उम्मीद कम से कम लग रही है कि जैसे ही यहाँ शुरू होगा उसके बाद कम होने शुरू होंगे। डॉक्टर आशीष, मैं आपसे एक दूसरा सवाल करना चाहता हूँ। आजकल एक बड़ी समस्या है और वो समस्या ऑक्सीजन की है। तमाम लोग लिख रहे हैं व्हाट्सएप पर और तमाम लोग सोशल मीडिया पर और जानकारी दे रहे हैं कि क्या कोई होम्योपैथी की कोई ऐसी दवा है जिसके बारे में लोग जानना चाहते हैं, जिससे ऑक्सीजन लेवल मेंटेन हो जाता है। उसके बारे में थोड़ा विस्तार से समझाइए और बताइए। ऐसी कोई दवाई नहीं है। जो स्पेसिफिक मेडिसिन हैं जिसका नाम चल रहा है व्हाट्सएप के ऊपर, मैं खासकर बोलना चाह रहा हूँ एस्पिडोस्पर्मा मदर टिंचर या एस्पिडोस्पर्मा क्यू को लेकर कि ये कोई मैजिक दवाई है। आप
जी कि आप इसको लीजिए, ऑक्सीजन सिलेंडर की जरूरत नहीं पड़ेगी, ऑक्सीजन स्टेबलाइज हो जाएगा। या फेक है, झूठ है। एस्पेडोस्पर्मा आपके अस्थमा के लिए मेडिसिन है, आपके निमोनिया के लिए नहीं। हमको ये चीज समझनी बहुत जरूरी है। कोविड में अस्थमा बिल्कुल डॉक्टर आशीष, जो जिन दवाओं का आप नाम ले रहे थे, बिल्कुल वही दवाएं लोग भेज रहे हैं, वही दवाएं, उसी दवाओं के बारे में लोग जानना भी चाहते हैं, इसलिए मैंने कहा कि आप दर्शकों को विस्तार से बताइए। मैं वही समझाना चाह रहा हूँ कि कोविड में आपको निमोनिया की तरफ आपको जाएगा। जो एस्पेडोस्पर्मा मदर टिंचर है या एस्पेडोस्पर्मा क्यू है, वो अस्थमा की दवाई है। आपको इस तरह के केसेस में वो काम नहीं करेगी। या उसको किस तरह से देना है, अगर उसकी जरूरत भी पड़ती है, अगर उसके सिम्टम्स ही मैच करते हैं तो आपको किस तरह से देना है, ये उस पर आप यकीन ना करें जो आपके व्हाट्सएप पर या फेसबुक पे मैसेजेस चल रहे हैं। होम्योपैथी में अन्य कई ऐसी दवाएं हैं जिसकी जरूरत पड़ने पर हम इस्तेमाल कर सकते हैं ऑक्सीजन को स्टेबलाइज करने के लिए। एस्पेडोस्पर्मा की उसमें से एक नहीं है, फिलहाल मैं ये कहना चाहता हूँ। दूसरी चीज ये कि अगर आपको निमोनिक हो रहे हैं, बहुत जरूरी है कि आपके सीटी रिपोर्ट क्या कहती है, आपका सीटी स्कैन कैसा कहता है, आपके लंग्स कितने अफेक्टेड है, कौन सा लंग अफेक्टेड है, राइट अफेक्टेड है, लेफ्ट अफेक्टेड है, लंग्स के कौन से लोब अफेक्टेड है, आपकी सीटी वैल्यू कितनी है, आपका कितने दिन आपको हो चुके हैं, ऑक्सीजन सैचुरेशन कितना है, उसी के ऊपर किसी दवाई का चुनाव करा जा सकता है होम्योपैथी में। पर फिलहाल एस्पेडोस्पर्मा के लिए बिल्कुल परेशान ना हो, ये बिल्कुल ना सोचें कि इसको लेने के बाद अस्थमा की आपको ऑक्सीजन की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये सारे मैसेजेस फेक हैं। ओके सर, मैं आपके पास लौट रहा हूँ। एक और सवाल आपसे करूंगा कि वैक्सीनेशन को लेकर के क्या सोचते हैं आप जैसे जो होम्योपैथी के विद्वान डॉक्टर हैं। लेकिन मानवेंद्र, आपके पास आना चाहता हूँ प्रयागराज में। आज प्रयागराज में केसेस कुछ कम आए और इसका लॉकडाउन का असर कह लीजिए या नाइट कर्फ्यू का असर कह लीजिए। मैं एक दूसरा सवाल आपसे करना चाहता हूँ। इसी प्रोग्राम में अब से 3-4 दिन पहले हम ये चर्चा कर रहे थे कि आखिर सिलेंडर कहाँ से लाया जाएगा और अगर सिलेंडर की ज़रूरत पड़ेगी तो वो कहाँ से आएगा, क्योंकि ऑक्सीजन का तो मान लीजिए आप इंतज़ाम कर लें, फिर सिलेंडर कहाँ से लाएंगे। तो आज आपकी एक रिपोर्ट थी, दोपहर में हम देख रहे थे कि एक कंपनी ने वहाँ पर बनाना भी शुरू कर दिया है। वो कैसे सिलेंडर सप्लाई करेंगे, उसका क्या फ़ायदा होने वाला है आने वाले वक्त में, मानवेंद्र? जी देखिए, भारत पेट्रोलियम बीपीसीएल कंपनी है, माफ़ कीजिएगा बीपीसीएल कंपनी है, भारत पंप्स एंड कंप्रेसर्स लिमिटेड जी। और इसके पास जो क्षमता है ये हर महीने 5000 सिलेंडर बना सकती है, ऑक्सीजन सिलेंडर, किसी भी तरह का सिलेंडर बना सकती है, और साल भर में ये 60,000 सिलेंडर बना सकती है। हालांकि यहाँ पर जो सिलेंडर का प्रोडक्शन है, इस कंपनी तमाम जो नैनी इंडस्ट्रियल एरिया है, तमाम कंपनी बंद हुई थी और सेंट्रल गवर्नमेंट ने इस कंपनी को भी बंद करने का आदेश दिया था, जिसके चलते जो सिलेंडर बनाने वाला प्लांट है वो बंद हो चुका था। लेकिन तमाम अधिकारियों ने यहाँ पर दौरा किया, उसके बाद जो कंपनी के अधिकारियों से बात की और उनसे पूछा कि क्या दोबारा यहाँ पर सिलेंडर बन सकता है, तो कंपनी के अधिकारियों ने कहा कि दोबारा हमको प्लांट शुरू करना होगा। और उसके बाद सीएम योगी आदित्यनाथ ने 3000 इसका मुआयना किया गया, केंद्र से तमाम अधिकारी आए, केंद्र सरकार ने इसको प्रोडक्शन को हरी झंडी दी चूँकि सरकार की कंपनी है। उसके बाद दोबारा प्रक्रिया शुरू हुई है, तो हर महीने 5000 सिलेंडर बनाने की इस कंपनी की क्षमता है। और अगर आज की डेट की बात करें तो करीब 2500 सिलेंडर उसके पास स्पेयर में अनफिनिश्ड हैं, उसको थोड़ा सा फिटिंग उसमें करनी है, थोड़ा सा काम करना है। 2500 सिलेंडर कंपनी के पास पहले से मौजूद हैं। तो केंद्र सरकार की हरी झंडी मिलने के बाद कंपनी अब सिलेंडर बनाने का काम शुरू कर चुकी है। और ये सारे ऑक्सीजन सिलेंडर जो ऑर्डर किया है वो उत्तर प्रदेश सरकार ने किया है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने 3000 सिलेंडर का ऑर्डर पहले चरण में किया होगा। तो पहले प्रोडक्शन जो 3000 सिलेंडर का हो जाएगा, उसके बाद कंपनी अपना ऑर्डर आगे बढ़ाएगी जी। सरकार के अलावा तमाम जो निजी संस्थाएं हैं, अस्पताल हैं, वहां से ऑर्डर्स आने लगे हैं कि हमें सिलेंडर चाहिए। तो इस कंपनी के पास ये क्षमता है, कभी किसी ज़माने में एक्सपोर्ट किया था, बाद में ये यूनिट बंद हो गई थी, इसके पास क्षमता है। तो 5000 सिलेंडर अगर ये कंपनी हर महीने बनाने लगेगी तो निश्चित तौर पर प्रयागराज है या गवर्नमेंट की जो एजेंसी है, गवर्नमेंट के जो अस्पताल हैं, प्राइवेट हॉस्पिटल हैं, उनको सप्लाई होने लगेगी। तो जिस तरह से ऑक्सीजन गैस तमाम प्लांट्स में पहुँच रही है, ऑक्सीजन के तमाम प्लांट पहुँच रहे हैं, जो लिक्विड ऑक्सीजन को गैस ऑक्सीजन में कन्वर्ट करते हैं, उसकी क्षमता भी बढ़ाई जा रही है, उसकी संख्या भी बढ़ाई जा रही है। धीरे धीरे प्लांट्स बढ़ेंगे, ऑक्सीजन सिलेंडर की उपलब्धता होगी तो लोगों को राहत मिलेगी। और जिस तरह से वैक्सीनेशन का महाअभियान शुरू होने जा रहा है, उससे भी उम्मीद है कि लोगों को राहत मिलने वाली है। हमने एक खबर पढ़ी थी कि भारतीय सेना में ज़्यादातर लोगों को, करीब 99% लोगों को वैक्सीन की 1 डोज लग चुकी है और करीब 82% ऐसे लोग हैं जिनको दोनों डोज लग चुकी है। और इस बार
दूसरी लहर जो ज़्यादा खतरनाक है, ज़्यादा इन्फेक्शियस है, सेना में संक्रमित जवानों की संख्या, अधिकारियों की संख्या ना के बराबर है। तो वैक्सीन का असर आप समझ सकते हैं। इसी तरह से धीरे धीरे जब आम लोगों को वैक्सीन, आम लोगों की पहुंच तक पहुंचेगी, आम पब्लिक को वैक्सीन लगेगी, बड़ी आबादी को वैक्सीन लग जाएगी, तो उम्मीद की जा सकती है कि वही असर देखने को मिलेगा जैसा असर हमको सेना में देखने को मिल रहा है। तो निश्चित तौर पर वैक्सीनेशन के साथ साथ जो तमाम तैयारियां हैं, जो पेशेंट्स हैं अभी जिनकी संख्या लगातार बढ़ रही है, उनको ऑक्सीजन की बड़ी ज़रूरत हो रही है। तो ऐसे में निश्चित तौर पर प्रोडक्शन शुरू किया गया है और पूरी उम्मीद है कि इससे सिर्फ प्रयागराज की बात नहीं है, सरकार ने सभी जिलों के, उत्तर प्रदेश के सभी जिले के जो अधिकारी हैं उनको आदेश दिया है कि आप संभावना तलाश करें कि आपके ज़िले में कोई ऐसी यूनिट है जहां पर सिलेंडर का निर्माण तेजी से हो सकता है। तो हमें उम्मीद है कि उत्तर प्रदेश के दूसरे जिलों में भी ऐसी तमाम यूनिट होंगी जहां पर ऑक्सीजन सिलेंडर का निर्माण हो सकता है और होता भी है। तो उनकी क्षमता बढ़ाई जा रही है, केंद्र सरकार तक का इंटरवेंशन है उसमें और पूरी मदद की जा रही है, लाइसेंस से लेकर के सभी तरह की मदद की जा रही है। तो जल्दी ही उम्मीद की जा सकती है कि इस समस्या से जरूरत भी होती है मानवेंद्र की बहुत तेजी के साथ काम हो। मानवेंद्र, हम लौट रहे हैं आपके पास और आगे भी आपसे बात करें, लेकिन डॉक्टर अनूप, आप बहुत विस्तार से बता रहे थे कि पहले किस तरीके की सावधानी वैक्सीन लेने जाने से पहले बरतनी है। अब मैं आपसे जानना चाहता हूं सर, जैसे डॉक्टर के पांडे ने कहा कि 14 दिन बाद उसका असर शुरू होता है, इन 14 दिन या कुछ डॉक्टर्स ये भी कह रहे हैं कि 21 दिन में उसका पूर्ण रूप से असर शुरू होता है, 14 या 21 की बात लगातार आ रही है। इन 14 या 21 दिनों में क्या क्या सावधानियां बरतनी है सर, वो बताइए। देखिए, बिल्कुल जब सेकेंड डोज के 14 दिन के बाद हम कहते हैं कि हमारी बॉडी में इम्यूनिटी डेवलप करती है, और मैं एक बात और क्लियर करना चाहता हूँ कि ये इम्यूनिटी ना सिर्फ एंटीबॉडीज के रूप में आती है, बल्कि एक दूसरी तरह की इम्यूनिटी भी होती है जिसको सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी बोलते हैं, जिसको हम नॉर्मली टेस्ट के द्वारा चेक नहीं कर पाते हैं। तो आपको इस दौरान जब आपकी पहली डोज लगेगी और सेकेंड डोज लगेगी, उसके बाद भी आपको मास्क नहीं उतारना है, क्योंकि इस समय हम जानते हैं कि कोरोना वायरस एयरबॉर्न भी मान लिया गया है और ये हवा में 3 से 4 घंटे तक हवा में रह सकता है। इसलिए आपको वैक्सीन के दौरान, वैक्सीन के भी बाद में भी मास्क को नहीं उतारना है। और हम आपको एक बात बहुत बताना चाहेंगे कि सिंगल लेयर जो कपड़े का मास्क है वो काफ़ी नहीं है। मेरी अनुरोध है कि अभी आप डबल कपड़े का मास्क यूज़ करें या सर्जिकल मास्क यूज़ करें, अगर हो सकता है तो डबल कपड़े का मास्क जरूर यूज़ करें। घर में भी आप मास्क यूज़ करें, बाहर भी मास्क यूज़ करें। दूसरा, वैक्सीन के बाद हम बता रहे थे कि आपका हाइड्रेशन अच्छा रहना चाहिए। अगर आपको कोई बीमारी है, शुगर, ब्लड प्रेशर या लंग डिजीज़ है, उसकी दवाइयों को बंद ना करें, क्योंकि अगर वो बीमारी आपकी बढ़ जाती है तो कोरोना की इम्यूनिटी जो है आपकी ऑलरेडी कम हो जाती है, तो कोरोना होने के चांसेस बढ़ सकते हैं। तो आपको जो ये सारे प्रिकॉशंस हैं वैक्सीन के 2 से 3 हफ्ते के बाद सेकेंड डोज के भी लेते रहना पड़ेगा, और आगे मैं तो कहूँगा 5 से 6 महीने तो आपको लेना ही पड़ेगा। और हमने देखा है कि जिनको वैक्सीन लगी, हमें खुद को दोनों वैक्सीन लग चुकी है आज से कई महीने पहले, हमारे कई कोलिग्स को लगी है और हमारे कई कोलिग्स को इन्फेक्शन हुआ भी तो बहुत माइल्ड हुआ है। तो इसलिए ये डेफिनेटली एक बहुत ही प्रोटेक्शन मैकेनिज्म है आपके लिए, सरकार ने दिया है, इसका फायदा उठाएं और सारी सावधानियां आपको रखनी पड़ेंगी, क्योंकि वैक्सीन एक तरफ है, कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर अलग है। अगर हम दोनों को मिला दें तो कोविड इन्फेक्शन होने के चांसेस शून्य हो जाते हैं, लगभग शून्य हो जाते हैं। इसलिए आपको दोनों को साथ लेके चलना पड़ेगा। ओके सर। डॉक्टर के पांडे साहब, जो बात डॉक्टर अनूप कह रहे हैं कि आपके अपने बिहेवियर में बदलाव नहीं होना चाहिए, यानी मास्क आप लगाइए, 2 गज की दूरी रखिए, वो सारी चीज़ें वैक्सीनेशन के बाद भी आपको करना है। एक और अहम बात है कि बहुत सारे डॉक्टर्स ने, जैसा जिक्र वो भी कर रहे थे कि बहुत सारे डॉक्टर्स वैक्सीन लेने के बाद भी पॉजिटिव हो गए। क्या असर होता है सर, क्या फ़र्क है वैक्सीन लेने के बाद पॉजिटिव होने में और अभी के पॉजिटिव होने में? हमारे साथ के कम से कम 5 कलीग अप्रैल के महीने में पॉजिटिव हो चुके। 50 का बैच था हमारा जिन्होंने एमबीबीएस साथ किया था जी, और उसमें से सभी को घर पे रिकवरी हो गई। खाली एक आदमी को अनफॉर्चुनेटली ऑक्सीजन सपोर्ट पे भी हैं, लेकिन वो रेयर केस है, बहुत ही रेयर केस है और डिटेल्स अभी हमें नहीं पता। लेकिन 99.9% आदमी सेफ है। उसके बाद उसको होता है, माइल्ड सिम्टम्स होते हैं, कोल्ड हो जाएगा, हल्का सा फीवर हो जाएगा, हल्का सा उसको कमजोरी सी महसूस होगी, भूख कम होगी, और सबसे बड़ी चीज एक्सपोजर का रहेगा। जैसे वो लोग रोज दिन भर मरीजों के बीच में हैं, तो जाहिर है कोई ना कोई गलती हो सकती है, या डॉक्टर दिन भर मरीजों के बीच में रहते हैं, एक्सपोज हो जाते हैं थोड़े बहुत। लेकिन सावधानी में कोई कमी नहीं रखनी है और वैक्सीन 100% इफेक्टिव है। मैं बार बार कहना चाहूंगा, डॉक्टर के लिए भी, नॉन डॉक्टर के लिए भी। लेकिन सबसे ज्यादा जरूरी ये है कि आप सावधानी बिल्कुल अपनी न छोड़ें। हम लोगों ने पहले बता रहा हूं, मैंने खुद सोच रखा है कि अगले 1 साल तक तो N95 मास्क जब घर से मैं निकलता हूं तो लगा के निकलता हूं और घर ही आके निकालता हूं, बाहर पानी तक नहीं पीता।
5 घंटे, 6 घंटे, 8 घंटे बाद लौटूं, वो नहीं निकालता, क्योंकि आज की तारीख में हवा में कीटाणु है, हवा में वायरस है, और 1 सेकंड की भी गलती बहुत बड़ी भयानक हो सकती है, खतरनाक हो सकती है, किसी के लिए भी, हमारे लिए भी, हमारे परिवार के लिए भी। तो ये बड़ा आवश्यक है कि सावधानी आप बिल्कुल न छोड़ें, और वैक्सीन जल्दी से जल्दी जब आपका नंबर आता है तो लगवाएं। ओके सर, मैं लौट रहा हूं आपके पास। मानवेंद्र हमारे साथ लगातार बने हुए प्रयागराज से। मानवेंद्र, आप जिक्र कर रहे थे, आपने वायुसेना का जिक्र किया, सेना का जिक्र किया, डॉक्टर अनूप ने भी कहा कि ये पूरी तरह से सुरक्षित है और इससे खतरा एकदम कम हो जाता है। डॉक्टर के पांडे साहब भी कह रहे हैं, लेकिन शुरुआत में भ्रम फैलाने की कोशिश की गई और यही वजह थी कि बहुत लोग बचते रहे और उसका नतीजा आज हमारे सामने है। मानवेंद्र, इस बार कम से कम भ्रम ना फैले, कोई इस बार कोई भ्रम में ना रहे, ये भी जरूरी है कि लोग समझें इस बात को। जी बिल्कुल अंजीत, जिस तरह से पहले चरण में जो वैक्सीनेशन शुरू हुआ, इस दूसरी लहर से पहले तमाम ऐसे लोग हैं जो मेडिकोज हैं और वो बचते रहे वैक्सीन लगाने से, और उनके मन में भी कई तरह की शंकाएं रही, तमाम तरह की बातें सामने आती रहीं। कुछ लोगों को लगता था कि वैक्सीन का पता नहीं क्या इफेक्ट होगा, बाद में चूंकि अभी 1 साल के अंदर वैक्सीन आ गई है, उसका कोई साइड इफेक्ट होगा। कुछ लोग कहते थे कैंसरस हो जाएगा, कुछ लोगों के मन में कुछ और दूसरी आशंकाएं थी। तो स्थिति ये थी कि आम लोगों की, जो छोड़िए तमाम मेडिकोज भी जो पेशे से थे, वो भी बचते रहे। और इस बार की अगर बात करें सेकेंड वेव के बाद, लोगों की स्थिति ये है कि हर आदमी ये चाह रहा है कि सबसे पहले उसका वैक्सीनेशन हो जाए। 1 मई को शुरू हो तो 1 मई से ही उसका वैक्सीनेशन हो जाए। लोगों की भारी भीड़ उमड़ेगी तमाम वैक्सीनेशन सेंटर पे। तो फर्क आ गया है बीते साल में और इस साल में, बहुत बड़ा फर्क आ गया है। रोकना चाहूंगा आपको, के पांडे साहब कुछ कहना जल्दी से कह लीजिए सर। के पांडे साहब। सर देखिए, मैं चाइल्ड स्पेशलिस्ट हूँ और वैक्सीन हम रोज लगाते हैं। हमने वैक्सीन की टेक्नोलॉजी स्टडी की पूरी जी, अपने यहाँ जो दोनों बनी, कोविशील्ड और कोवैक्सीन जी। और मैं बता दूं कि ये टेक्नोलॉजी कोई नई नहीं है, जिस तरीके से बनाई गई है ये वैक्सीन सबसे ज्यादा सेफ है जी। और मैं खुद अपनी वैक्सीन लगवाने गया था, गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जाके मैंने लगवाया था जब मेरा नंबर आया था जी। और अपनी गाड़ी चला के गया, आधे घंटे वहां ऑब्जर्वेशन में रुका और उसके बाद दोनों वैक्सीन लगवाने के बाद मैंने अपनी गाड़ी चला के आया। इतना कॉन्फिडेंस था मुझे। ओके सर। और मैं सबको राय देना चाह रहा हूँ कि टेक्नोलॉजी नई नहीं है इसमें। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका हमारे साथ जुड़ने के लिए, चर्चा में शामिल होने के लिए। तो किसी भ्रम में ना रहें, किसी के बहकावे में ना आए। वैक्सीनेशन शुरू हो रहा है 1 मई से और ये 18 साल से ऊपर वालों के लिए है। रजिस्ट्रेशन कराएं और अपना नंबर आने पर ज़रूर वैक्सीन लगवाएं, ये आपको सुरक्षा देगी, इससे आप सुरक्षित होंगे। सबसे बड़ा मुद्दा में फिलहाल के लिए बस इतना है। रुकना कुछ ही पलों के लिए, आगे भी जारी है खबरों का सिलसिला।